अच्छी बातचीत जो है मेरी इनसे हुई है और मैंने बड़े चंद समय में दोनों ही कहानियों को समेट दिया। और ये दोनों कहानियाँ असल में अलग अलग कहानियाँ हैं। फिर भी देखिए, दो दोस्त हैं 2008-9 में 9 के अंदर एक किराए की बिल्डिंग में एक इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं और वहाँ पढ़ाई कर रहे होते हैं। मकसद ये होता है कि एक सरकारी नौकरी मिले और फिर उसके बाद उसी इंस्टीट्यूट में पार्टनर हो जाते हैं 50% के। और 50% के बाद जो उसके इंस्टीट्यूट का मालिक है वो उनको कहता है कि इसको आप ही रख लीजिए क्योंकि उन्होंने ईमानदारी से काम किया। और उसके बाद फिर वो उस इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाते हुए 2009 के बाद वर्ष 2017 में उन्होंने अपनी बिल्डिंग ले ली। आपने अपनी 14 में आपने बिल्डिंग तो 14 में ले ली सर। 14 में आपने अपनी बिल्डिंग ले ली। देखिए 2014 में उन्होंने अपनी बिल्डिंग ले ली और अपनी बिल्डिंग के बाद उन्होंने उस सफ़र को आगे बढ़ाया। और 2017 में उन्होंने एक एजुकेटर के नाम से, विदेश भेजने वाले इंस्टीट्यूट के नाम से एक अलग इंस्टीट्यूट खड़ा कर दिया। और फिर उसके बाद 2017 से ये सफ़र आगे चलता है 2019 प्ले स्कूल, 2019 में प्ले स्कूल और 2024 का बिल्कुल शुरुआत, 2023 का अंत भी मान सकते हैं इसको, 2024 की बिल्कुल शुरुआत में एक नई फाउंडेशन रख दी, महात्मा बुद्ध इंटरनेशनल स्कूल। और ये जो नाम है, इसी से ये पूरा ज्ञान मिलता है जिस ऊंचाई पे आज ये बैठे हुए हैं, जो आज हम चौथी मंजिल पे आ भी गए। तो इनके जीवन का ये सफ़र है, इस सफ़र से काफ़ी कुछ सीखा जाना चाहिए। टोहाना में गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग का सफ़र हमारा जारी है और आज यहाँ मैं खड़ा हूँ टोहाना का, जिसे पहले वाला बाईपास कहा जाता है। उस बाईपास पर आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं पतंजलि संस्कारशाला के नाम से। ये बिल्डिंग 1 मंजिली, 2 मंजिली, 3 मंजिली और 4 मंजिली इस तरह की मंजिल है। और इसी तरह से जो इसके संचालक हैं, जो इसके संस्थापक हैं, जो इसके मालिक कहे जा सकते हैं, उनके जीवन का भी सफ़र है। वो आज मेरे साथ हैं, कुलदीप जी मेरे साथ हैं, बलकार जी मेरे साथ हैं। कैसे हैं सर आप? सर बहुत बढ़िया। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया नवल जी। आज गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग का जो हमारा सफ़र है उसमें आपसे बातचीत रहेगी। देख रहे हैं लगातार आप लोग? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा चलाया हुआ आपने ये गुड इवनिंग जो है ना। हाँ, तो आप शहर के अनेक व्यक्तियों से परिचित करवाते हो, शहरवासियों को, पूरे क्षेत्रवासियों को। तो बहुत अच्छा, साधुवाद आपको इसके लिए सर। अच्छा लग रहा है। बहुत। तो आज आपके जीवन के सफ़र के बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक बार परिचय करवा दूं, उसके बाद सीधा अपनी बातचीत पे जाऊंगा। 2008-9 में एक किराए की बिल्डिंग से इन लोगों ने शिक्षा के मंदिर बनाने की शुरुआत की थी, जहाँ तक मुझे ध्यान है। टोहाना की, जिसको लक्कड़ मार्केट कहा जाता है, वहाँ इनका एक छोटा सा इंस्टीट्यूट होता था पतंजलि विद्यापीठ के नाम से। और पतंजलि विद्यापीठ के बाद इन्होंने फिर जब आगे कदम बढ़ाया तो उसके बाद पतंजलि जो है एजुकेटर बनाया, एजुकेटर के बाद पतंजलि संस्कारशाला बनाई और पतंजलि संस्कारशाला के बाद अब एक बड़ा इन्होंने काम किया है, महात्मा बुद्ध इंटरनेशनल स्कूल बनाने जा रहे हैं। तो कुल मिला के ये जीवन का सफर है। तो इसी जीवन के सफर पर इनकी बिल्डिंग में चलते हुए बातचीत करेंगे एक एक करके। तो ये जो सफर था एजुकेशन का, ये कहाँ से शुरू हुआ? आपको लगा कि मुझे एजुकेशन में जाना चाहिए? एजुकेशन में वैसे तो चलो अपनी स्कूलिंग के टाइम से भी ऐसा था कि हम गवर्नमेंट जॉब में या टीचिंग में जाएंगे। और जैसे स्कूलिंग कंप्लीट होने के बाद टोहाना में ग्रेजुएशन के लिए टोहाना में आए। अच्छा। उसके बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो है जी, एमए के लिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में गए। ठीक है। एमफिल के लिए एमडीयू में गए। तो ये धीरे धीरे एक सपना सा ऐसा होता गया कि पेरेंट्स की भी यही विश थी कि ये गवर्नमेंट जॉब में जाएं, टीचर बने, कुछ ऐसा सपना था। लेकिन इंस्टीट्यूट में आएंगे, बिजनेस में आएंगे, स्कूल अपना ओपन करेंगे, ऐसा कोई सपना नहीं था, ऐसा कोई ख्वाब बलकार नहीं जी, था। आपने भी कभी ऐसे सोचा था? सबसे पहले किस स्कूल का गेट खोला आपने बचपन में? किस स्कूल में पढ़ते थे? नवल जी, हमारी जो स्टार्टिंग थी वो हमारा गांव राजगढ़ डोबी। तो पहले अपने स्कूल का गेट भी खोलने साथ हाँ जी बिल्कुल सर। अच्छा। तो सर हमारे गांव में हाई स्कूल था। हाँ जी। तो वहीं से हमने शुरुआत की थी सर। अच्छा जी। हाँ जी। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते मेरी जो सीनियर सेकेंडरी की शिक्षा है वो एसडी स्कूल नरवाना से रही। हाँ जी। फिर केएम कॉलेज नरवाना से बीए रही। उसके बाद एमए इन पॉलिटिकल साइंस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। और बीएड जो थी वो जम्मू यूनिवर्सिटी से रही। वो जम्मू यूनिवर्सिटी से रही। तो पहले किसी और के दफ्तर में जाते थे, अब आपका भी एक बड़ा दफ्तर है, तो दफ्तर में भी चल सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल नवल जी। तो ये आपका दफ्तर है। तो आमतौर पे कुलदीप जी, कभी हम स्कूल में जाते होंगे, आप तो गांव से संपर्क रखते हैं। जी जी। तो गांव में किसी स्कूल में किसी प्रिंसिपल के कमरे में घुसना और खुद का ऑफिस होना, कितना अंतर है इसमें? ज़मीन आसमान का है। कि देखिए, स्कूलिंग हमारी, जैसे भाई साहब ने भी बताया कि गवर्नमेंट स्कूल से रही, गवर्नमेंट हाई स्कूल राजगढ़ डोबी, वहाँ से हमारी स्कूलिंग रही। और
उसके बाद मेरे फादर साहब की पहले पोस्टिंग खड़वाड़ थी, तो फादर साहब के साथ खड़वाड़ ही सरकारी स्कूल में जाते थे। लेकिन सरकारी स्कूल में वहाँ फादर साहब जैसे हेड टीचर थे, तो हिम्मत भी नहीं होती थी कि ऑफिस में सीधे धड़ाम से घुस जाएं या एकदम तो से अपना ऑफिस है ये, यहाँ तो बैठ सकते हैं। हाँ, बैठिए 2 मिनट यहाँ भी बातचीत करेंगे। तो ये बलकार जी हैं और कुलदीप जी हैं, इनसे शिक्षा की प्राथमिक जानकारी हम ले रहे थे और इन्हीं के कार्यालय में बैठ के, जिसमें कभी किसी और के प्रिंसिपल के दफ्तर में घुसने की हिम्मत नहीं होती थी। आपका भी ऐसा ही हाल था? नवल जी बिल्कुल ऐसा ही था। हाँ। अब जब हम कहीं भी जाते थे तो थोड़ी सी ही हेजिटेशन होती थी फील, बट नवल जी हम दोनों ने ये महसूस किया कि जैसे हमें हेजिटेशन होती थी, ये जो हमारा ऑफिस है ये एक प्रिंसिपल मैनेजमेंट का ऑफिस न होकर के जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो पेरेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, वो सभी का ऑफिस है। और हमने इसको इतना ईजी करने की कोशिश की है कि कोई भी पेरेंट्स, कोई भी बच्चा बगैर हिचकिचाहट के हमसे मिल सके और इस ऑफिस को एक बाकी एमडीज या प्रिंसिपल ऑफिस की तरह न सोच के अपना ऑफिस वो अपनी कोई भी बात रखने के लिए हमसे इजीली मिल सके। सर ऐसा कभी लगता भी है जैसे छोटे बच्चे डरते ना हो, वरना तो आमतौर पे डर रहता है बच्चों के दिमाग में, तो प्ले वे है आपका? नहीं सर, हम बच्चों से बड़े घुलते मिलते हैं। जब बच्चे सुबह वैन में भी आते हैं उस टाइम भी हम बच्चों के बिल्कुल जफ्फी डाल के मिलने की कोशिश करते हैं। अच्छा। और जब बच्चे यहाँ से भी जाते हैं, बल्कि ऐसा है हमारे बच्चे को अगर हम कहीं मिल जाएं तो भागकर जफ्फी डाल लेते हैं, हम उनके घर चले जाएं। यानी कुलदीप की और बलकार की कोई डाकुओं जैसी छवि नहीं है बच्चों के बीच में। हमने इजी बनाने की कोशिश की है कि बच्चे ये ना हो कि ये एमडी सर आ गए हैं, ये वो आगे प्रिंसिपल सर आ गए। मतलब एक प्यार मोहब्बत। वैन में जब भी बच्चे स्कूल से निकलते हैं ना सर, सभी बच्चे हमें बाहर खड़े होते हैं वैन के टाइम, तो हमें वो बाय करके निकलते हैं। अच्छा, ये आपकी जो पहली बिल्डिंग है, हम पहले चरण में बैठे हुए हैं, जब से आपने सोचना शुरू किया कि एजुकेशन में जाना है, ये पहला आइडिया किसका था आप दोनों में से? बिजनेस में जाने का? हाँ, तो हमने आपका था? नहीं, मैं बता रहा हूँ वही चीज। हम जब भाई साहब गाँव के गवर्नमेंट स्कूल में गेस्ट टीचर थे, हमारे गांव राजगढ़ डोबी, और मैं भी अपनी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट करने के बाद पहले डिफेंस कॉलेज में जॉब की, उसके बाद फिर गांव राजगढ़ डोबी में कोई पोस्ट वैकेंट हो गई थी किसी टीचर के बीमार होने की वजह से। वैकेंट भी नहीं थी वो पोस्ट, वैकेंट तो होती कोई आ जाता, टीचर बीमार थे वो आ नहीं रहे थे। तो गांव वालों ने भी आग्रह किया कि यहाँ बच्चों का रिजल्ट ख़राब आ रहा है तो आप यहाँ टीचिंग के लिए आ जाएं। ठीक है। तो वहाँ जब मैं इंग्लिश और एसएसटी टीच करने लगा तो भाई साहब वहाँ गेस्ट टीचर थे। उससे पहले भी हम परिचित थे क्योंकि यूनिवर्सिटी में मेरे सुपर सीनियर रहे हैं, तो वहाँ भी मैंने। अच्छा, आप सुपर सीनियर रहे? हाँ, 2 क्लास आगे थे मेरे से यूनिवर्सिटी में। तो एमए पास आउट करके जब बलकार भाई साहब जम्मू यूनिवर्सिटी में ये चले गए थे, तो मेरा एमए पॉलिटिकल साइंस में कुरुक्षेत्र में एडमिशन हुआ था। वहाँ से हम अच्छे परिचित हो गए थे क्योंकि मैं भी एमए करने के लिए गया था, तो मैंने गाइडेंस भी भाई साहब से ली थी एमए पॉलिटिकल साइंस के बारे में। तो जब हम गाँव में, वहाँ हमारी मित्रता जो है वो घनिष्ठ हो गई थी और बड़ा मतलब हम एक दूसरे के, हम गवर्नमेंट जॉब की कोचिंग के लिए टोहाना में इंस्टीट्यूट तलाश रहे थे। ठीक है। हमारा कोई सपना नहीं था दोनों का कि हमने मिलकर कोई इंस्टीट्यूट करना है, या हम तो गवर्नमेंट जॉब का इंस्टीट्यूट तलाश रहे थे। तो हमें पतंजलि विद्यापीठ, एक जींद के रविंदर सांगवान ने यहाँ पे सेंटर ओपन किया हुआ था। ये शायद किसी मोहल्ले में था, टोहाना के किसी मोहल्ले में ये किला मोहल्ला। अच्छा, किला मोहल्ला में एक इंस्टीट्यूट था। हाँ, वहाँ पे हम कोचिंग के लिए आए। तो हम दोनों ने उस समय हरियाणा में स्टेट का एक एग्जाम होता था, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। हाँ, नया शुरू हुआ था। हाँ, ये हुड्डा सरकार में नया शुरू हुआ था। उसकी कोचिंग के लिए हम आए, हमने वहाँ वो एग्जाम क्वालिफाई किया, दोनों ने वहाँ कोचिंग ली। लगभग 1 साल हमने पतंजलि विद्यापीठ के अंदर एक साथ कोचिंग ली है दोनों ने। उसके बाद जब पतंजलि विद्यापीठ, हमने ही सुजेशन दिया उन्हें कि भाई जो आपने ये इंस्टीट्यूट यहाँ पे बनाया हुआ है, ये लगभग बच्चों की पहुँच से थोड़ा दूर है और ऐसे इन्वायरमेंट में लक्कड़ मार्केट में ले जाओ इसे। तो वो इंस्टीट्यूट वाले हमारे कहने से, हमने उनको वो बिल्डिंग सर्च करके दी लक्कड़ मार्केट वाली कि आप इस बिल्डिंग में इंस्टीट्यूट चलाएं। हमारे कहने से, हमारे द्वारा सर्च की गई बिल्डिंग में ही इंस्टीट्यूट वहाँ पे पतंजलि विद्यापीठ। यानी मैं कह सकता हूँ ये एक ऐसे नौजवान है जिन्होंने सोचा कि पहले तो नौकरी लें, मगर जिस इंस्टीट्यूट में इन्होंने एजुकेशन ली उसी पे कब्जा भी कर लिया। नवल जी, इसके लिए ना जो रविंदर सांगवान जी हैं, हाँ जी, मैं कहूँगा कि हमारे जो लाइफ का यू टर्न था, हाँ जी, रविंदर सांगवान जियों का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था। ये पतंजलि विद्यापीठ के वो एमडी थे। अच्छा, चलो हम भी यू टर्न लेते हैं और थोड़ा बाहर भी चलते हैं, थोड़ा सा बताइए। हाँ जी। तो सर वो जींद के
उनका सेंटर था, यहाँ उन्होंने एक ब्रांच खोली थी। हाँ जी। तो उनके साथ धीरे धीरे हमारी बड़ी घनिष्ठ मित्रता होगी, फैमिली रिलेशन हो गए। हाँ जी। तो उन्होंने हमें ये सुजेस्ट किया कि सर ऐसा है, आने वाला टाइम है कंपटीशन का। हाँ जी। आप चलो जॉब जब तक नहीं मिलती, हाँ जी, आप मेरे साथ आइए और आप इंस्टीट्यूट को आप संभालिए। ठीक है। तो सर उसके बाद ही हमने फिर इसके अंदर जो है ये सोचा कि भाई क्यों ना हम विचार करें। हम दोनों ने बातचीत की, घर वालों से डिस्कस की। उन्होंने कहा कि भाई आपकी लाइन ही एजुकेशन की है और ये फील्ड भी बड़ा अच्छा है। तो एक जो कहावत आम ये है कि जो शिक्षा और स्वास्थ्य है नवल जी, दो व्यवसाय ऐसे हैं कि यदि आप इनका ईमानदारी से करते हो ना, आपको किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फैमिली वालों ने भी कहा, हमारी भी यही विचारधारा थी दोनों की। तो फिर हमने धीरे धीरे ये पतंजलि के अंदर इससे पहले भी आप दोनों के परिवार में से शिक्षा में है कोई? हाँ नवल जी, जो छोटे भाई कुलदीप जी हैं, इनके फादर साहब हमारे ताऊ बोरिया राम जी जो हैं, वो हेड टीचर से रिटायरमेंट। वो हेड टीचर से रिटायरमेंट। और मेरे ताऊ जी हैं प्रीतम PS बेनीवाल, वो जाट कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, रिटायर हुए हैं। और मेरे ताऊ जी ईश्वर बेनीवाल जो हैं वो, और ताऊ बोरिया राम जी एक साथ ही उन्होंने खडवाल जॉब की है सर। अच्छा। मेरे चाचा जी हैं ब्रिजवान जी, वो भी पॉलिटिकल साइंस से रिटायरमेंट PGT रिटायर हुए हैं। तो मतलब कि एक अच्छा बैकग्राउंड है हमारा दोनों का एजुकेशन का है। ये मैं पहली मंजिल की बात कर रहा हूँ इनकी, जो पतंजलि विद्यापीठ की, जो एक किराए की बिल्डिंग से शुरू हुआ। ये वहाँ पे दोनों के दोनों चतुर लोग हैं, वहाँ शिक्षा प्राप्त करने गए थे, बाद में उस पर कब्जा कर लिया इन्होंने, और वो आपने फिर खुद ही खरीद लिया सारा का सारा। सर ये ऐसा था, हम वहाँ केवल कोचिंग ले रहे थे बस। अच्छा, कोचिंग ही ले रहे थे? सिर्फ कोचिंग ले रहे थे। हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट आया। हमने उन्हें सुजेशन बार बार, वो हमसे बहुत ऐसे मित्र बन गए थे, सुजेशन लेते थे हर चीज़ पे। तो देखा कि क्लास आपके दिमाग में ये आया कि ये काम हम भी कर सकते हैं? नहीं 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 सर, बिल्कुल नहीं आया। हुआ ये कि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आया, क्लास में हम अग्रणी स्टूडेंट में से थे। और इस तरीके से टीचर भी पढ़ाते हैं, तो वो डेमो पे जो नया टीचर आता था ना, तो हमसे पूछते थे टीचर कैसा है, इसे रखें ना रखें। तो उन्हें यहाँ ट्रैवल करने में बहुत दिक्कत आने लगी टोहाना में। हम कह सकते हैं आप होनहार विद्यार्थी थे उस इंस्टीट्यूट के? नहीं, मीडियम से स्टूडेंट थे सर, ऐसा भी हम नहीं कहेंगे, ठीक थे, हम एवरेज स्टूडेंट थे। तो टोहाना ट्रैवल करने में दिक्कत आने लगी और वहाँ उनका स्टाफ टिकता नहीं था। अच्छा जी। तो उन्होंने सेंटर चलाने में, बहुत अच्छा सेंटर चलाया सर उन्होंने 1.5 साल तक यहाँ पे। सेंटर चलाने में उनको दिक्कत आने लगी, तो उन्होंने कहा कि सर आप हमारे साथ कुछ पार्टनरशिप डाल लीजिए। हम दोनों को बुला के ऑफिस में रविंद्र सांगवान ने, अच्छा जी, हाँ रविंद्र सांगवान जी, रविंद्र सांगवान जो है वो हमारे गुरुजी हैं, और हम श्रेय रविंद्र सांगवान को देते। इस लाइन में हमें लेके आने वाले वो रविंद्र सांगवान है, जिनके पास 5-5 हज़ार बच्चे कंपटीशन के पढ़ते थे सर, जींद में 5-5 हज़ार। अभी भी वो चला रहे हैं? नहीं, अब रविंद्र सांगवान अभी इंस्टीट्यूट नहीं चला रहे। तो रविंद्र सांगवान ने तो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चलाए हैं। उसके बाद आज वो अध्यात्म में हैं, आज वो बहुत बड़े संत हैं। हाँ, बहुत बड़े संत हैं आज वो। तो रविंद्र सांगवान ने कहा कि आप ना इंस्टीट्यूट को संभाल लीजिए। हमने कहा कि सर हम अकेले संभालने के हालात में नहीं हैं, अभी तो हमें कुछ पता ही नहीं है। हमने उनसे आग्रह किया कि 50% हम रखेंगे, 50% में आप रहें, हम इंस्टीट्यूट संभालेंगे, आपका चलाएंगे, ईमानदारी के साथ काम करेंगे। उन्होंने हमारी ईमानदारी को देखते हुए 2-3 साल तक हमने यहाँ पे, वो बिल्कुल नहीं आए, ईमानदारी से जो भी उनका प्रॉफिट होता था जींद पहुँचा देते थे हम। और जब भी हिसाब ओपनली होता था हमारा, तो इतनी ईमानदारी के साथ देखते हुए उनका वहाँ एम्पायर बहुत बड़ा खड़ा हो गया था। तो उसने कहा कि देखो मैं यहाँ तक मुश्किल हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। तो ये 4-5 साल बाद जब हम लक्कड़ मार्केट से डांगरा रोड पे अपनी बिल्डिंग हमने बना ली, तब रविंद्र सांगवान ने जब उस बिज़नेस को छोड़ दिया, टोटली उस बिज़नेस को छोड़ के वो टोटली अध्यात्म के अंदर चले गए टोटली, तब वो हमें सुपुर्द कर गए। और उसका लगभग जितना हमने प्रॉफिट था या जो भी एक्सपेंसिव था उसका, वो सारा हमने रविंद्र सांगवान को पे भी किया उस टाइम। लेकिन वो पूरा अध्यात्म में जाने के बाद बहुत बढ़िया, यानी कि उस गुरु के आप शिष्य हैं जिनको जो ये आपके इंस्टीट्यूट में ही, आपकी संस्कारशाला में है। एक सवाल इनसे भी पूछ लें। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रितु ग्रोवर है। हाँ जी, आपका जी? सर मेरा नाम रीना है। ये मेरे को कुछ ये बता रहे थे कि इनकी कोई दबंग टाइप की छवि नहीं है, धमकाते धमकुते हैं कि नहीं आप लोगों को? नहीं नहीं सर, बहुत बिल्कुल भी नहीं। अब ये खड़े हुए हैं क्योंकि उन्होंने बड़ा दावा सा किया कि बच्चे भी सीधे जाते हैं हमारे कमरों में, ऐसा है क्या? नहीं नहीं सर, नहीं। बच्चे चले जाते हैं इनसे मिलने के लिए? बहुत प्यार से मिलते हैं इनसे, बाय बाय करते हैं, हेलो करते हैं, इनके चरण भी स्पर्श करते हैं। जिस तरह से छवि ठीक है इनकी, बहुत बढ़िया जैसी बताई है इन्होंने। जी पेरेंट्स आते हैं वो क्या कहते हैं इनके बारे में? सर वो यही बात कहते हैं कि भी जो मैनेजमेंट टीम है आपकी, जो मैनेजमेंट
मैनेजमेंट सर हैं या मैम हैं भी वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे nice। हैं। खैर इन्होंने बात बताई, पता नहीं इनसे डर के बताई, पर जो भी बताई हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। तो ये पहली मंजिल थी इनकी पतंजलि विद्यापीठ, और इसके बाद जो पतंजलि विद्यापीठ है ये अब दूसरे सफ़र में जाती है जब ये डांगरा रोड पे आ जाते हैं। और फिर इनके दिमाग में एक चीज़ आती है कि अब जिन बच्चों को हम नौकरी के लिए प्रेरित कर रहे थे क्यों ना उनको विदेश में भेजा जाए। ये विचार कहाँ से आया जब पतंजलि एजुकेटर आपने बनाया? जी, जब पतंजलि विद्यापीठ चलाते चलाते जब हम डांगरा रोड पे आ चुके थे तो इंस्टीट्यूट हमारा ये काफ़ी ग्रो करने लग गया था, और यहाँ बच्चे लगभग 1000+ पतंजलि विद्यापीठ में उस समय एक बार तो ऐसा भी समय आ गया था कि यहाँ लगभग 2100+ बच्चे वन टाइम में सीटिंग थे। तो आइल्स का क्रेज़ काफ़ी आने लग गया था टोहाना में। तो हमारे मन में भी यही आया कि हमें भी जो है इस फील्ड के अंदर एंटर करना चाहिए। और काफ़ी इंस्टीट्यूट आइल्स के 2-3 इंस्टीट्यूट हमसे पहले थे। अच्छा। चौथा इंस्टीट्यूट था टोहाना में, पतंजलि एजुकेटर के नाम से हमने आइल्स और वीज़ा सर्विसेज का इंस्टीट्यूट जो है वो स्टार्ट किया। तो सांस चढ़ गया फिर ऊपर चढ़ते चढ़ते। तो आप भी तभी ये विचार दोनों की साझी बनी, ये सोचिए। हाँ नवल जी, बिल्कुल एक साथी, क्योंकि ज़िंदगी में जितने भी हमने डिसीजन लिए वो ऐसा कोई डिसीजन नहीं था कि हमने अकेले नहीं लिया। झगड़ा करके कौन कौन से डिसीजन लिए? सर ऐसी भगवान की दया से अभी कोई नौबत आई नहीं, बताना नहीं चाह रहे। नहीं, ऐसी कोई नवल जी नौबत नहीं आई। नहीं, झगड़ा किस चीज पे होता है? पैसे के ऊपर होता है, किस चीज के ऊपर होता है? सर भगवान की दया से हमारा खाने के ऊपर होता है? कैसा कोई भी इंसिडेंट ऐसे नहीं होता कि मैं चाय पीऊंगा ये कि मैं कॉफी सर पीऊंगा। हमारा लगभग ऐसा है, अगर एक रो दिया ना तो दूसरे के आंसू अपने आप निकल जाते हैं। सर हमारा भगवान की दया, शुक्र है परमात्मा का। तो ये बलकार कुलदीप की जोड़ी कब बनी थी ये? सर ये लगभग कोई इसका भी वर्ष याद है? कोई वर्ष स्थापना दिवस मनाए इनका? नवल जी लगभग ना 2005 में जो कुरुक्षेत्र में जब एडमिशन लिया था कुलदीप जी ने, उसके बाद हमारी जो है थोड़ी सी घनिष्ठता बढ़ गई थी। उसके बाद फिर जब इन्होंने स्कूल में ज्वाइन किया था 2007 में, उसके बाद और ज़्यादा घनिष्ठता हो गई। फिर हम जैसे टोहाना आना शुरू हो गया, दिल्ली का अप डाउन, काफ़ी टाइम हमारा एक साथ ही गुजरता। क्योंकि मैं ये बात इसलिए बताना चाहता हूँ कुलदीप जी, क्योंकि आमतौर पे ना लोग परेशान होते हैं, साझेदारी कर लेते हैं, उनकी साझेदारियाँ टूट जाती हैं। साझेदारियाँ टूटना बड़ी बात नहीं है, पर साझेदारियों में एक मित्रता बने रहना, एक मिठास बने रहना, प्रेम बने रहना। क्योंकि गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग में हम इस तरह की कहानियाँ दिखाते हैं ताकि लोगों को विश्वास हो भी ऐसा हो सकता है। तो कैमरे में जो भी आप देख रहे हैं, बताना चाहता हूँ, ये देखिए एक मित्रता की मिसाल है। परिवार भी मिले हुए हैं, और जो बिजनेस कहा जाता है, लोग आमतौर पे कहते हैं कि बिजनेस में घाटा जो है दोस्ती तोड़ देता है, पर इनके साथ ऐसा नहीं हुआ। कभी घाटा भी हुआ बिजनेस में? बिल्कुल हुआ है सर। जब हमने पतंजलि विद्यापीठ की शुरुआत की थी तो मात्र 3 बच्चे हमने 1 महीने तक पढ़ाए थे। फिर 2013-14 में हमें लॉस भी हुआ बिजनेस में, लेकिन ये कोई हमारा कभी भी जिक्र ही नहीं हुआ इस चीज़ का। कभी भी हमने हिसाब नहीं किया सर इस चीज़ का कि इतना, ये ठीक है पेमेंट हमने डाल दी, लॉस जैसे मान लो मैंने बता दिया कि बलकार भाई इसमें इतना लॉस है, कभी वो डायरी उठा के अच्छा, आप कम दिखाई देते हैं इंस्टीट्यूट में, कभी बीच बीच में रहे, पहले भी हमें ये दिखाई दिए। कभी हुआ नहीं भी कुलदीप कहीं कुछ चुरा ना ले, इसमें से कुछ ठगी ना मार ले, ऐसा लगता नहीं? नवल जी इसके लिए जो हमारे पेरेंट्स हैं और जो हमारा यहाँ टोहाना आने के बाद हमारा जो फ्रेंड सर्कल है, उन सबका आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहा। तो ऐसी कोई बात ही नहीं आई? हमने नवल जी एक ही बात सीखी, हमने जो जन्म लिया है वो जन्म लिया है कि यहाँ पैसा धन संपदा इकट्ठा करने के लिए नहीं लिया, भगवान ने हमें भेजा है कर्म करने के लिए। हमारा मेन मोटो ये रहता है कि भाई हम लाइफ में आए हैं, सिर्फ अपना काम करेंगे, उस काम से प्रभावित होकर जो हमारे परमात्मा हैं उन्होंने क्या देना है क्या हमसे लेना है वो उनको पता है। ये बड़ी अध्यात्म सी बात होगी, इसका कोई तोड़ नहीं है इस बात का। इसका एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा नवल जी। देखो ये जो जिन चीज़ों की हम चर्चा करेंगे, अच्छा ये सारी आपकी बिल्डिंग है, हाँ बताते रहिए। तो इसका एग्जांपल यदि हम देखें हमारे आसपास ही निकलता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा कि जो भी पीछे लोग अपने विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, हाँ जी, 2019 में, हमारे जो वर्तमान विधायक भी और मंत्री भी हैं देवेंद्र बबली, पहले ये कांग्रेस में थे, हाँ जी, बड़े अच्छे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, मजबूत दावेदार थे। सही है। किन्हीं कारणवश से इनकी टिकट कट गई कांग्रेस पार्टी से। जी, सभी कार्यकर्ता और देवेंद्र बबली जी भी शायद एक बार मायूस हुए होंगे कि भाई बड़ा गलत हुआ मेरे, जहाँ सोच के चल रहे थे वहाँ की वो मंजिल थोड़ी। लेकिन यदि इसी तरीके को हम यदि भगवान और ईश्वर की कृपा माने, उन्होंने जो सोच रखा था, उन्होंने सोच रखा था कि इनको विधायक नहीं मंत्री बनाना है। अगर ये कांग्रेस पार्टी से टिकट लेके आते, जीत जाते, तो एक विधायक होते।
इनकी वहाँ से टिकट कटी, जजपा से टिकट मिली, यहाँ से जीते और आज मंत्री हैं। तो कहने का मतलब हम बड़ा छोटा सोचते हैं, लेकिन ऊपर वाला जो डिसीजन लेता है वो बड़ा लंबा सोच के लेता है। ये तो उस पर बड़ी उसने क्या इस हमारे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आई है नवल जी। 3 बच्चों से हमने शुरू किया। अब जो ये बिल्डिंग जो हम बुद्धा इंटरनेशनल स्कूल बना रहे हैं, इसकी CLU के लिए भी बड़ा संघर्ष है। इसके बारे में बात करेंगे, पर मैं पहले यहाँ आना चाहता हूँ, क्योंकि इसके बाद आपका सफ़र फिर चला गया पतंजलि संस्कारशाला पे। ये संस्कारशाला का जो बोर्ड है दिखा दीजिए, संस्कारशाला पे। तो आपने पहले तो बच्चों को कंपटीशन की तैयारी के लिए तैयार करवाया, जो आमतौर पे लोगों में बात होती है। फिर आपने कहा कि चलो, इसके बाद फिर आपने अपना इंस्टीट्यूट तो खोल लिया, फिर आपने कहा कि इनको विदेश भेजेंगे। फिर शायद आपको बच्चों की दिक्कत महसूस हुई, जो आपने कहा कि छोटे बच्चों को ही पढ़ाना शुरू कर दें। ऐसा हुआ क्या? इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है नवल जी। जी। अब जब हम दोनों ही ये करते थे अपना पतंजलि विद्यापीठ के अंदर, अपने एरिया में एजुकेशन का बड़ा अभाव था। एजुकेशन तो थी, जी जी जी, लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम की जो एजुकेशन थी उसका बड़ा अभाव था। बच्चों के अंदर पता ही नहीं था हम करें क्या। जी जी। बहुत से बच्चे MA B.Ed MPhil कर लेते थे। पेरेंट्स उसके बाद हमारे पास आते थे कि सर बच्चे ने ये क्वालिफिकेशन कर ली, करें क्या। हमें ये पता था सर कि हमारी एजुकेशन जो हमारा धरातल है, वहाँ व्यावसायिक एजुकेशन बड़ी ज़रूरी है। एजुकेशन का मेन मोटो क्या है कि भाई कहीं ना कहीं बच्चा सक्सेस हो जाए। तो उन पेरेंट्स को यही नहीं पता था। हम ये चाहते थे कि बच्चे ने +2 कर ली, सपोज करो BA कर ली, BCom कर ली या BSc कर ली। जब उसको किसी को टीचर बनना है, रेलवे में जाना है, SSC में जाना है, तो अपना वो कुछ टाइम कम्पिटिटिव की तरफ देना शुरू कर दें। उन 3 साल उसके BSc BA BCom और 2 साल उसके MA MSc MCom 5 ईयर हैं। इन 5 ईयर के बाद बच्चा हमारे पास आता है, वो 5 ईयर चले गए बच्चे को। हम ये चाहते थे कि वो 5 ईयर के अंदर यदि बच्चा थोड़ा थोड़ा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पढ़ना शुरू कर दे, तो वो MA या फिर MSc या फिर MCom के बाद गवर्नमेंट जॉब लग सकता है बच्चा। अच्छा। तो हमारे मन में ये था कि भाई कभी यदि परमात्मा ने चाहा तो हम एक ऐसा स्कूल बनाएंगे जिसमें हम 8 क्लास के बाद बच्चों को परख के ये बता सकें, बच्चों का देख के इंटरेस्ट, और माँ बाप को ये बता सकें कि बच्चा इस साइड जाना चाहता है और आप अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दो सर। बहुत बढ़िया। ये आप दोनों की एक साझी सोच बनी कि जो बच्चा है उसको इस तरह से तैयार करें ताकि कंपटीशन करवाने में भी दिक्कत ना हो। तो ये संस्कारशाला फिर कब बना दिया आपने? सर 2018 में हमने इसकी जो है बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी थी। हाँ जी। और 2019 में हमने इसकी ओपनिंग कर दी थी सर। 24 मार्च 2019 जो है हमने इसका ओपनिंग डे हम मनाते हैं। तो सूरज उगना शुरू हो गया फिर आप? हाँ जी। वहाँ से परमात्मा की दया से आप मान के चलिए कि हम ये पहले जैसे भाई साहब ने बताया चाहते थे कि पनीरी भी तैयार करें साथ के साथ। हाँ जी। कि बच्चा जो आगे जा रहा है, जो हमें बच्चा मिल रहा है, वो बच्चा एक इस तरीके से हो कि हमारे द्वारा ही तैयार किया गया बच्चा हो, और वो संस्कार से सफलता तक। कि हमने संस्कारशाला जो नाम रखा, इसका उद्देश्य ये भी था हमारा कि आजकल बच्चे जो हैं संस्कार से वंचित होते जा रहे हैं। जी जी जी। तो संस्कार से लेके सफलता तक, या तो वो गवर्नमेंट जॉब में लग जाए, या विदेश में चला जाए, या एक अच्छा देश का नागरिक बन के अपने माँ बाप की अच्छी संतान बन के जो है वो राष्ट्र की सेवा करे। राष्ट्र की सेवा करें। तो ये संस्कारशाला जिस वक्त आप बना चुके, संस्कारशाला भी बन गई, फिर ये विचार फिर आपका बढ़ा। और मैंने सच एक बात मैं पूछना भूल रहा हूँ, आपके बारे में एक बात है जो हम अक्सर चर्चा करते हैं, पता नहीं कोई और चर्चा करता है कि नहीं करता, हम जरूर चर्चा करते हैं कि कुलदीप और बलकार की जोड़ी ऐसी जोड़ी है जो टारगेट फिक्स करते हैं कि 2009 में हमने ये करना है, 2013 में हमने ये करना है, 2015 में ये करना है, और फिर कर देते हैं। सर हम अपना कर्म कर रहे हैं। नहीं, ऐसा करते हो आप? हाँ, लगभग प्लानिंग तो चलो बनाते हैं, लेकिन ऊपर वाले की क्या प्लानिंग है वो अपने को नहीं पता। नहीं, वो एक अलग चीज़ है। प्लानिंग होती है, प्लानिंग होती है सर, हर काम की प्लानिंग होती है कि हम। ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि परमात्मा प्रकृति वो एक है, पर आपके जीवन के आपने टारगेट फिक्स किए और अचीव किए। जी, प्लानिंग है। और अभी जैसे आप कहा कि 4 पायदान चढ़े हैं, आगे 5वें पायदान की भी प्लानिंग अभी से है हमारी। अच्छा, उसके बारे में भी जानकारी आपसे लेंगे। तो आपके साथ भी यही होता है, जीवन में फिक्स किया है सब कुछ? नवल जी, ऐसा है कि ये ना, ऐसा हमारा कोई डिसीजन नहीं है जो हम दोनों एक साथ मिलके जिस पे डिस्कस करके आगे ना बढ़ते हो। अच्छा। तो ये तो हम सोच लेते हैं कि भाई अभी हमें जो गोल
फिक्स करते हैं, वो अचीव होने के बाद लगता है कि हम इसके पास हैं, तो नेक्स्ट गोल हम फिर अपने माइंड में सोच लेते हैं कि भाई हम क्यों ना इस तरफ बढ़े। नहीं, पिछले 2008-9 से शुरू करके आपने 2023 आ गया अब, और 2023 समाप्त हो गया, 2024 हो गया, इसकी शुरुआत में ही आपने फिर से एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की और स्थापना कर दी। तो पिछले देखा जाए तो करीबन 14 साल में आपने 4 इंस्टीट्यूट खड़े कर दिए। ये कहाँ से इतनी ताकत लेके आए, कहाँ से विचार को मजबूत किया, ये थोड़ा बताइए, ताकि और जो नौजवान हैं जो कहीं ना कहीं नौकरी के पीछे रहते हैं, कुछ और रहते हैं, वो भी इसके बारे में कुछ सोचें। नवल जी, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागत है मेरा। ये सब दया है परमपिता परमात्मा की, सब ताकत जो है वहीं से मिलती है। हम ठीक है कर्म कर रहे हैं एक अच्छी नीति और नीयत के साथ। अगर हमारी नीति सही हो और नीयत साफ हो तो वो इतनी बरकत देता है नवल जी, इतनी बरकत देता है कि हम उसका अंदाज़ा भी हमें नहीं है। देखो, हम अपना कर्म कर रहे हैं और हमारे कर्म के पीछे ना जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसकी अगर हमारी नीयत साफ है, देखो बच्चों को एजुकेशन आप दे रहे हैं, अगर गड़बड़ी किसी को कुछ करनी है ना, धोखा करना, और बिजनेस बहुत हैं, वैसे तो किसी बिज़नेस में नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर इस बिज़नेस में आपने बच्चों को एजुकेशन देने में कहीं भी किसी भी मतलब कोताही बरत दी या कुछ उन्हें, तो कहीं भी उसकी माफ़ी नहीं होगी। जनरेशन पीढ़ियां जो है वो आप ख़राब कर रहे हो। फिर कुलदीप बलकार जी, कभी जीवन में ऐसा अवसर आया जहाँ लगा कि यार एजुकेशन का काम भी बड़ी दिक्कत है, कुछ और सोचना चाहिए? नवल जी, ऐसा अभी तक ना कभी आया नहीं। हाँ। कि ऐसा परमात्मा ने कभी हमें सोचने का मौका ही नहीं दिया कि भाई जो हमें जिस लाइन पे चल रहे हैं इससे हमें कोई दिक्कत परेशानी रही हो। थोड़ा ठहर के बातचीत करते हैं, बैठ के भी बातचीत करेंगे, क्योंकि चौथी मंजिल हो गई और आमतौर पे लोगों को चौथी मंजिल में, आप बैठ जाइए, इधर बैठ जाइए आप। चौथी मंजिल पे आने पे आमतौर पे लोगों का सांस, मंजिल चढ़ने पे आमतौर पे सांस चढ़ जाता है, थोड़ा सा एक विश्राम भी कर लेना चाहिए। तो कुलदीप जी, थोड़ा सा ये बताइए, ये जो 4 के बाद आपने कहा कि एक सफ़र और हमारा, पर पहले चौथे सफ़र की बात करते हैं, महात्मा बुद्ध इंटरनेशनल स्कूल की, इसकी आपने नींव पत्थर रखा अभी, इसके बारे में आप कह रहे थे बड़ी दिक्कतें आई, क्या बात करना चाह रहे थे? नवल जी, जैसे अपनी जो डिस्कस थी, जैसे हमने जो लैंड है उसके लिए बड़ा संघर्ष किया, आसपास से एक अच्छी लोकेशन हमें नहीं मिल रही थी, लोकेशन मिली, उसके बाद CLU के लिए हम गए नवल जी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम ऑन कैमरा चलो डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन परेशानियां काफ़ी आई। कई बार ऐसा भी हुआ, हम दोनों की बड़ी डिस्कस होती थी कि रात को सो रहे हैं, उसके बाद उठ जाते हैं एकदम से, तो फिर सुबह डिस्कस होती कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ गई। हम एट लास्ट यही कहते थे कि चलो प्रॉब्लम आई है, कोई ना, लास्ट में यदि हमारी नीयत और नीति अच्छी है ना तो हमें रिजल्ट, हाँ, रिजल्ट मिलेगा। तो जो आदर्श शक्ति है वो हमारा साथ जरूर देगी। और अंत में हुआ भी ऐसा ही, जो प्रॉब्लम, जो समस्याएं थी, हमें उनसे बड़ा एक मेंटली स्ट्रेस भी रहा, बट उनसे निकलने में हमें बड़ा इजी रहा। एक बार होता है परेशानी जब आती है कि भाई कैसे होगा, लेकिन एट लास्ट जब भी हम दोनों डिस्कस करते थे इसी नतीजे पर पहुंचते थे कि हमारी नीयत और नीति साफ है। तो ये रुकावटें कुछ समय के लिए हैं, बट हम मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। अच्छा, एक बात और बताइए, जब ये चौथा सफ़र आपका शुरू है, आप कह रहे हो इसका 5वां भी सफ़र है, वो क्या सफ़र है? नहीं, वो एजुकेशन का ही है, हालांकि अभी उसका डिस्कस इसलिए नहीं करना चाहते कि अभी तक तो चौथे की ही शुरुआत की है, पर माइंड में वो ताकत बख्शे, माइंड में प्लानिंग तो रहती है। यानी ये कारवां रुकेगा नहीं, मैं ये बात कह सकता हूं। कारवां सर अगर वो ताकत बख्शे और हिम्मत देता रहा तो आपका विज़न है, आपका विज़न है कि हमें कर्म करते रहना है लाइफ टाइम, हम इस कारवां को इसी तरीके से बढ़ाते रहेंगे। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए ना नवल जी, हमारी तो केवल एक सोच होती है, हम अब एक सोच को लेके चल रहे होते हैं, लेकिन जो ताकत है, जो हमें एनर्जी दे रही है, सारा श्रेय इसमें उस परमात्मा को ही जाता है कि हमने कोई विज़न लिया, कोई टारगेट लिया, अभी तक, आज तक, इन 14 सालों में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है नवल जी जो हमने एक बार सोचा हो उस परमात्मा ने पूरा नहीं किया हो। अगर कोई इंसान कहता है ना कि भाई परमात्मा देखा है, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जी हाँ, हमने परमात्मा देखा है, परमात्मा होता है और हमने बड़ा करीब से उसे देखा है। वो आपको क्या दे देगा आपने सोच भी नहीं सकते। हमने कभी मांग नहीं की है, कभी कोई ऐसा टारगेट फिक्स नहीं किया
कि इतने सालों में इतना अर्न कर लेना है, ये कोई टारगेट नहीं है हमारा। अच्छा, क्या बचाना है क्या नहीं बचाना ऐसा है, कभी नहीं सोचा? कोई टारगेट नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप दोनों हैं, आप दोनों की पसंद भी मिलती हैं क्या? जैसे अगर मैं पूछूं कि आपको खाने में क्या पसंद है? नवल जी लगभग ऐसा है कि 80 to 90% अच्छा, लगभग सेम ही होता है। सेम ही होता है। हाँ। कभी चाहे- फिल्में भी देखते हैं कभी बैठ के? लगभग सेम ही, लगभग हाँ देखते हैं। तो टोहाना में जब भी हम थिएटर गए हैं तो इकट्ठे गए हैं, अच्छा। फैमिली इकट्ठियाँ जाती हैं, मतलब अच्छा, परिवार के लोग नहीं कहते कि तुम दोनों इकट्ठे रहते हो, कभी हमें भी टाइम दे दिया करो? अच्छा परिवार में क्या है, हालांकि देखिए मजाक में कई बार मिसेज बोल भी देते हैं कि जब सेकंड वाइफ आ जाए तो तब तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होता एक दूसरे में, तो इस तरीके से। अच्छा, तो ऐसे? हाँ, तो लेकिन ना परिवार बड़ा सपोर्टिव है इस मामले में, क्योंकि जब से हमने स्टार्ट किया ना दोनों ने बिजनेस एक साथ, उससे पहले तो चलो हम दोस्त थे, जब बिजनेस स्टार्ट किया तो हमने परिवार में कूट कूट कर एक बात भर दी थी दोनों ने ही, कि भाई मैं मेरे परिवार से जब बात करता हूँ ना, मेरे परिवार को ये कहता हूँ कि जीवन में मैं कोई गलती कर सकता हूँ, बलकार नहीं कर सकता। बलकार नहीं कर सकता है। मैं ये कहता हूँ कि मैं आपके लिए निकम्मा हो जाऊंगा, बलकार नहीं होगा। बलकार नहीं होगा। बच्चों को ये कहते हैं कि बेटा आपके रियल ताऊजी बलकार हैं। देखो हम 4 भाई हैं, मैं और कपिल, बलकार और अनूप, ठीक है ना। हम ये मानते हैं कि 4 हमारे रियल जो हैं वो हम रियल भाई हैं। परिवार के अंदर हम कोई भी डिस्कस करते हैं तो परिवार को भी हमारे यही फील होता है कि हाँ ये तो ब्रदर हैं, और कभी भी परिवार ने ऐसी कोई भी हमें बात नहीं कही। कई बार होता है ना कि पीछे से जैसे हम कहते हैं कि कोई परिवार वाला कुछ इस तरीके की बात कह दी, उसने ऐसा कर दिया वो कर दिया, परिवार को ये पता है कि यहाँ पे कुलदीप कम कर देगा, कमी कर देगा कुछ, पर बलकार नहीं करेगा। तो उपस्थिति हमारी इस तरीके से रही है, बराबर रही है, और कोई आनंद है, एंजॉय है, लगभग हर चीज़ हमारी, हर चीज़ डिस्कस होती है। आपके परिवार में भी ये सेकंड वाइफ वाली बात है? चलो नवल जी ऐसा है, ये शिकायत तो चलो रहती है। अच्छा, रहती है। क्योंकि कई बार ये है ना कि देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक जब हमें संघर्ष करके किसी भी शिखर पे हम पहुंचते हैं, उस टाइम का बड़ा अभाव रहता है। क्योंकि अब बहुत सा टाइम हमारा ऐसा है कि मेहनत में, संघर्ष में इसमें निकल जाता है। तो हमारे पास इतना नहीं होता कि हर चीज़ सेट है, तो हम एक फिक्स लिमिटेड टाइम उस अपने काम को दे करके बाकी टाइम अपनी लाइफ, अपनी फैमिली को दें। कई बार ऐसा भी होता है कि रात के 2-2, 3-3 बज जाते हैं हमें। तो बट ये है कि फैमिली वाले बड़े हमारे दोनों के ही, चाहे माँ बाप हैं, चाहे हमारे भाई हैं, चाहे वाइफ है, उनका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। अगर उनका एक इतना सपोर्ट हमें नहीं होता, शायद हम यहाँ तक नहीं भी पहुँच पाते। उन्होंने कभी भी टाइम की या हमें उनको टाइम ना देने की या बाहर ना घुमा के लेके जाने की कभी हमें शिकायत ही नहीं दी। अच्छा, आपके आदर्श कौन कौन है जो आपने इस तरह का काम शुरू कर लिया, ऐसी दोस्ती भी रख ली, इतने मजबूत विचार भी रख लिए, किसको आदर्श मान के चलते हैं? नवल जी ऐसा है, देखो एक सबसे पहले तो जो हमारे माता पिता हैं जिन्होंने जन्म दिया है, वो हम दोनों को ही, वैसे तो हर माँ बाप बड़े अच्छे हैं, बट हमें लगता है कि हमारे जो माँ बाप हैं वो हमें शायद पीछे कोई बड़े अच्छे कर्म किए होंगे, इतने अच्छे माँ बाप हमें मिले हैं। उसके बाद नवल जी एक एज आती है जो बच्चा 9 to 12, ये 4-5 साल जब अडल्ट एज में जाता है बच्चे का, ये दशा और दिशा तय करता है। तो इस दौरान जो मेरा जो टाइम है, ये मेरे ताऊ जी हैं, अभी वो स्वर्गवास हो चुका उनका, तो नरवाना मेरा उनके साथ ये 4 साल मेरे वहीं बीते, उन्हीं के साथ मैं पढ़ा इस स्कूल में। तो मेरी लाइफ में उनका बड़ा रोल है नवल जी। इन 4 सालों में एक संगत का लगाओ, सूझबूझ का लगाओ, क्योंकि उस एज में अक्सर बच्चे जो हैं कई गलतियां कर देते हैं, तो उनका चाहे प्यार लगाओ, चाहे उनकी शिक्षा लगाओ, उनका एक इस तरीके का प्रभाव रहा लाइफ में। चाहे हमारा खाने से लगाओ, जो अभी बात हुई अपनी, चाहे ड्रेसिंग सेंस से लगाओ, चाहे एक हेल्थ के प्रति लगाओ, क्योंकि वो कबड्डी और कुश्ती के बड़े अच्छे प्लेयर थे। उनको शौक़ था अच्छा पहनने का, अच्छा खाने का, तो ये चीज़ें हमें वहाँ से सीखी। उसके बाद टोहाना आने के बाद डॉक्टर शिव सचदेवा जी हैं, बलजीत जांगड़ा जी हैं, उसके बाद डॉक्टर ज्ञानी राम बंसल जी हैं, और मनोहर लाल भारती जी हैं। आप जैसे बहुत से साथी हमें मिले, तो जिनसे भी हम मिले वो एक हमारा भाग्य या लक लगाओ, एक परिवार के अलावा जो सामाजिक मेंबर हमें मिले, वो भगवान की दया से हमसे बड़े सज्जनवान,
सूझबूझ वाले और बड़े चरित्रवान मिले। तो लाइफ में जितने भी हमें इंसान मिले उन सब से हमने कुछ न कुछ सीखा है नवल जी। कुछ ना कुछ सीखा है। आप कुछ बताएंगे इस विषय पर? हाँ जी नवल जी, जैसे सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा जो प्रेरणादायक माँ बाप ही रहे। मेरे पिताजी तो बहुत ज़्यादा मतलब मेरे साथ डिस्कस किया करते, मतलब फ्रेंडली रहा है मेरे पिताजी का नेचर मेरे साथ ना। हर चीज़ मेरे साथ वो डिस्कस करते, हर चीज़ समझाते, हम कई बार जिक्र भी करते हैं क्योंकि टीचर के पास टाइम बहुत होता है, टीचर थे तो बहुत ज़्यादा। और जब मैं बड़ा हुआ तो फादर साहब ये कहने लग गए थे कि जब बेटे के पाँव में बाप का की जूता आने लग जाए तो वो दोस्त, ये मेरे फादर साहब प्रैक्टिकली मुझे ये कहते थे और हर चीज़ वो शेयर करते थे। उसके बाद मेरी फैमिली तीसरी पीढ़ी है जो अध्यात्म से जुड़ी हुई है, राधा स्वामी पंथ से हम बिलोंग करते हैं। तो मेरे फादर साहब ने ये कूट कूट के हमारे अंदर ये चीज़ भर दी थी कि जीवन में जो हक हलाल है वही काम आएगा। नीयत कभी ख़राब नहीं होनी चाहिए, कभी आपकी नीयत में बेईमानी नहीं आनी चाहिए, आपको आपके मुख का, आपके भाग्य का, ये फादर साहब ने बिल्कुल, मदर और फादर ने ये बातें कूट कूट कर इतनी भर दी थी कि जीवन में कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करना या गलत तरीके से कभी धन नहीं कमाना। स्कूलिंग उसके बाद मेरी कैथल से रही, मामा के मैं रहा 3 साल वहाँ पे, कैथल मामे हैं मेरे कुतुबपुर गांव में, तो वहाँ भी जो है मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला जीवन का। उसके बाद यहाँ कॉलेज की जो मेरी लाइफ है वो मेरी टोहाना की रही है। तो टोहाना मेरे 2-3 बड़े अच्छे मित्र रहे हैं, जो सोनू मलिक है या जयवीर गिल है समेंड से, जयवीर डांगरा से है, ये मेरी बहुत अच्छी मेरी जो मित्र मंडली रही। तो यहाँ बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। उसके बाद जैसे बलकार ही मैं बताऊं कि मेरे जीवन में आए तो मैंने इनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर आप जैसे लोग, जैसे टोहाना में शहीद आजम सेवा समिति हमने गठित की, उसका श्रेय तो बलजीत जांगड़ा को जाता है, शहीद आजम सेवा समिति को। फिर उसके बाद डॉक्टर शिव सचदेवा मिले। और नवल जी, मैंने तो आपको भी जब मैंने बताया था शायद आपको पहले भी कि जय हिंद परिवार से आप जुड़े हुए थे, तो बहुत हमें, क्योंकि हर इंसान कुछ ना कुछ सिखाता है। तो आपसे भी जब मिले तो हमने आपसे भी बहुत सी चीज़ें सीखी। और जितने भी बलकार भाई ने वो नाम लिए, चाहे डॉक्टर शिव सचदेवा है, मनोहर लाल भारती जी है, ज्ञानी राम बंसल जी है, ये शहीद आजम सेवा समिति जो है ये हमें काफ़ी ज़्यादा, हमें सर्कल भी यहाँ पे दिया और एक नेक नीयत के साथ काम करने की प्रेरणा भी इस सामाजिक सर्कल ने हमें यहाँ टोहाना से दिया। अच्छा, एक चीज़ आप दोनों बताइए मेरे को, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब हमने गुड मॉर्निंग का सफ़र ये शुरू किया था तब मैं एक बात कहता था कि नौजवान जो हैं अपनी ज़िंदगी में निराश हो जाते हैं कई बार, और उस वक्त वो क्या करते हैं, या तो ज़िंदगी छोड़ देते हैं या अपना सफ़र ही छोड़ देते हैं। कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। और जब मैं आप लोगों जैसे कई लोगों से मिलता हूँ जिनकी एक सफल कहानी है, मैं लोगों को ये कहता हूँ कि बेहतर है कि आप कोई किताब नहीं पढ़ पाते, मगर आपके आसपास काफ़ी ऐसी किताबें घूम रही हैं। मैं आप लोगों को भी एक किताब मानता हूँ जिसको पढ़े जाना चाहिए। हमारे साथी कई बार कमेंट बॉक्स में या वैसे में से मिलते हैं, कहते हैं नवल जी आपके वार्ताएँ तो बहुत अच्छी होती हैं मगर ना लंबी हो जाती हैं। तो मैं उनको अक्सर कहता हूँ कि ज़िंदगी बहुत लंबी है, हम लंबी ज़िंदगी को चंद मिनटों में नहीं समेट सकते, और बेहतर है जब ज़िंदगी को लंबा करके देखेंगे तभी वो उत्साह आएगा। तो मुझको थोड़ा सा और बताइए कि कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई अवसर आया हो जब आप निराश हो गए हो फिर आप उत्साह से भरे हो, ऐसा कभी हुआ है? अगर हुआ है तो कैसे हुआ है, थोड़ा लोग समझें उस बात को। नवल जी, अब तक तो खैर ऐसी नौबत नहीं आई, क्योंकि देखो हमने एक चीज़ सीखी है नवल जी, जो हमारे आइडल्स हैं वो हमारे जीवन पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हाँ, वो आपने बताया है अभी, वो सभी लोग बड़े उत्साह से भरे हुए रहे हैं। दूसरा एक और क्या होता है कि यदि हम अपना आइडियल्स, जो आज के सपोज करो कि जो फिल्मी हीरो हीरोइंस हैं उनको अपना आइडल मान लेते हैं, तो वहाँ से हमें प्रेरणा नहीं मिलेगी। ठीक है। अब जो रियल बताया, उसके रियल के बाद भी अलावा ये देखो कि स्वामी विवेकानंद हैं, महात्मा बुद्ध हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। यदि हम इन लोगों की जीवनी पढ़ते हैं, इनको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, तो हमें इनके जीवन से एक चीज़ मिलती है कि हम स्वामी विवेकानंद को देखेंगे, उनका जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण रहा। उन्होंने भारत की यात्रा की, नंगे पांव भी घूमे हैं, और कई बार ऐसा भी हुआ कि वो भूखे भी रहे, बट एट लास्ट उन्होंने जो शिकागो के अंदर सर्वधर्म सम्मेलन के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व किया, तो एक वो विश्व में चमकते हुए सितारे भी हुए। तो यदि इस तरीके के हमारे प्रेरणा स्रोत रहेंगे, तो निराशा हो ही नहीं सकती। जीवन में जब भी निराशा आएगी, हम देखेंगे कि देखो जीवन में जब भी निराशा आती है,
जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं उस प्रॉब्लम से उबरने के बाद ही एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आता है। कुलदीप जी, कभी आपके जीवन में कभी कुछ ऐसा आया हो, कभी बताने से लोग उत्साह से भरेंगे दूसरे भी? नहीं, बिल्कुल नहीं नवल जी, ये भगवान की दया से कभी ऐसा नहीं आया। लेकिन हाँ, ऐसे बहुत से बच्चे मिले हैं इस कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर हमें, जिनके जीवन में निराशाएं आई हैं। बच्चे आए हैं डिस्कस करने के लिए, बिल्कुल ये कि सर सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ नहीं बचा। हाँ, प्रैक्टिकली बात करें तो अपने साथ नहीं हुआ, लेकिन उन बच्चों को बहुतों को देखा है, उनकी पूरी बैकग्राउंड समझा है, और वो बैकग्राउंड समझ के उन्हें मोटिवेट भी ये किया है कि बेटा जीवन में कभी भी एंड नहीं होता। हमेशा ठीक है, आप निराश हो जाएंगे, एक बार लगेगा, लेकिन रीस्टार्ट हर बार होता है। ये कुलदीप और बलकार की ज़िंदगी में निराशा आई नहीं, या कुछ ऐसा था जिसने निराशा के अंधेरे को आने ही नहीं दिया? कुछ ऐसे विचार थे? हाँ, आप ऐसा मानिए कि निराशा के अंधेरे को आने नहीं दिया, वो अदृश्य शक्ति एक ऐसी रही। हम ये मानते हैं कि जैसा हम कर्म करेंगे ना, वैसा ही हमें फल मिलेगा, वैसा ही फल। बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छी बातचीत जो है मेरी इनसे हुई है, और मैंने बड़े चंद समय में दोनों ही कहानियों को समेट दिया, और ये दोनों कहानियाँ असल में अलग अलग कहानियाँ हैं। फिर भी देखिए, दो दोस्त हैं, 2008-9 में 9 के अंदर एक किराए की बिल्डिंग में एक इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं, और वहाँ पढ़ाई कर रहे होते हैं। मकसद ये होता है कि एक सरकारी नौकरी मिले, और फिर उसके बाद उसी इंस्टीट्यूट में पार्टनर हो जाते हैं 50% के, और 50% के बाद जो उसके इंस्टीट्यूट का मालिक है वो उनको कहता है कि इसको आप ही रख लीजिए, क्योंकि उन्होंने ईमानदारी से काम किया। और उसके बाद फिर वो उस इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाते हुए 2009 के बाद वर्ष 2017 में उन्होंने अपनी बिल्डिंग ले ली। आपने अपनी 14 में आपने बिल्डिंग तो 14 में ले ली सर। 14 में आपने अपनी बिल्डिंग ले ली। देखिए, 2014 में उन्होंने अपनी बिल्डिंग ले ली, और अपनी बिल्डिंग के बाद उन्होंने उस सफ़र को आगे बढ़ाया, और 2017 में उन्होंने एक एजुकेटर के नाम से, विदेश भेजने वाले इंस्टीट्यूट के नाम से एक अलग इंस्टीट्यूट खड़ा कर दिया। और फिर उसके बाद 2017 से ये सफ़र आगे चलता है 2019 प्ले स्कूल, 2019 में प्ले स्कूल, और 2024 का बिल्कुल शुरुआत, 2023 का अंत भी मान सकते हैं इसको, 2024 की बिल्कुल शुरुआत में एक नई फाउंडेशन रख दी, महात्मा बुद्ध इंटरनेशनल स्कूल। और ये जो नाम है, इसी से ये पूरा ज्ञान मिलता है। जिस ऊंचाई पे आज ये बैठे हुए हैं, जो आज हम चौथी मंजिल पे आ भी गए, तो इनके जीवन का ये सफ़र है। इस सफ़र से काफ़ी कुछ सीखा जाना चाहिए। अंत में आप कुछ और कहना चाहेंगे? नवल जी, मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि आप जिस भी उद्देश्य के लिए लगे हैं ना, एक बार अपनी जी जान, अपनी ताकत पूरी लगा दीजिए उसके पीछे, और अपनी साफ़ नीयत के साथ उसमें लगे रहें। अगर जीवन में कभी, जैसे आपने बार बार डिस्कस किया, पूछ ही रहे थे आप कि निरुत्साहित अगर असफलता कभी किसी को मिल भी जाती है ना, तो आप कभी हार के बैठे मत, रुके मत, जीवन में हमेशा रिस्टार्ट कीजिए। अभी एक मूवी भी आई है 12th फेल, जो है, वो 12th फेल मूवी के अंदर बिल्कुल एक सच्चाई दिखाई गई है उस बच्चे की। मनोज कुमार जो है आज DIG है, आज वो 4 बार अपने जीवन में रिस्टार्ट करता है। तो हमेशा अगर इंसान लगा हुआ है, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपको सफल होने से रोक देगी। असफलता अपने आप में ये सिद्ध करती है कि सफलता के लिए किए गए प्रयास में कोई कमी रह गई, अदरवाइज़ असफल हो जाए इसका सवाल ही पैदा नहीं है। इंसान अपनी नीयत के कारण असफल होता है। तो हमेशा लगे रहें जीवन के अंदर। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि तब तक मत रुकिए जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं, अपने टारगेट तक नहीं पहुंच जाएं। इंसान पहले रुक जाता है। कई बार कहते हैं कि फ़लाँ इतना टूट गया है या इतना वो निरुत्साहित हो गया है, वो रुक जाता है बस। तो लगे रहिएगा जीवन के अंदर, सफलता एक न एक दिन ज़रूर मिलेगी। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो अदृश्य शक्ति है जो आपको वहाँ तक ले जाएगी। हाँ बलकार जी। हाँ नवल जी, जैसे कि छोटी सी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जैसे जो कुलदीप जी हैं, जो हमारे ताऊ जी हैं, मास्टर बोरिया राम जी, गांव के स्कूल में ही 2-3 साल मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। अच्छा जी। उसके बाद 2 साल के करीब कुलदीप के साथ काम करने का मिला। उसके बाद जब हमने ये इंस्टीट्यूट शुरू किया था, छोटे भाई जो कपिल नैन हैं, वो वहाँ उसी स्कूल में उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। उनके साथ भी मैंने 2 साल लगभग एक साथ पढ़ाने का काम किया। मतलब कि जो हमारा पूरा परिवार है, एक साथ हमने काम किया है, एक साथ हमारे विचार मिले, प्रेरणा मिली, तो वहीं से हमारा जो है बड़ा लगाव रहा।
नवल जी, जो अभी अंत में हमने जो बात की, एक लाइफ के अंदर यदि हमारी नीत और नीति दोनों साफ हैं तो जीवन के अंदर हमेशा आपको कामयाबी मिलेगी। और हमारी एक विचारधारा रही है कि जिसने भी हमारा एक बूंद भर साथ दिया है, टाइम आने पर हमने उन्हें समुंदर लौटाया है। जो इंसान हमारी लाइफ में आया है स्टार्टिंग से लेकर के आखिर तक, उसने जो एहसान किया है, हमने कभी भी किसी के एहसान को रखा नहीं है और हमेशा उसको आगे बढ़ कर के साथ दिए, उचित मान सम्मान और जहाँ हमारी ज़रूरत हुई है हमने दिया है। और हमने ये लाइफ में महसूस भी किया है, चाहे कोई दोस्त है, चाहे कोई पार्टनर है, चाहे माँ बाप है, जो भी है, यदि हम दिल से जो हम वादा करते हैं उस वादा को निभाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो मंजिल है उस मंजिल के अंदर हर चीज़ आपकी काउंट होती है। ये छोटी छोटी चीज़ें हमने महसूस भी की और कभी बैठ के जब टाइम मिलता है हम इन पे सोचते हैं तो लगता है कि भाई जो इंसान हमारी लाइफ में आए हैं, जो हमारा उनके साथ व्यवहार था, जो हमने व्यवहार किया, कहीं ना कहीं उनकी जो दुआएं हैं वो हमारे काम आई है। बहुत बढ़िया, एक अच्छी बातचीत रही और अंत में जो सारी बातचीत है वो हो गई। फिर भी मेरा एक हमेशा रहता है कि पत्रकार हमेशा बोलते रहते हैं, लोग कहते हैं वो बात नहीं कहने दी जिन्होंने जो कहने की थी। हाँ। तो अगर आपके दिमाग में कोई और रह गया हो तो वो भी बताओ जी। हाँ जी नवल जी, मैं एक ये कहना चाहूँगा पूरे क्षेत्रवासियों को, हमारी स्टार्टिंग से एक सोच रही है कि जो एजुकेशन का जो बिज़नेस हमने किया है, हालांकि हम ये मानते हैं स्वास्थ्य और एजुकेशन जो है ये मूलभूत सभी का अधिकार है इसके ऊपर, और ये किसी की पपोती नहीं है। कोई भी क्षेत्र के अंदर ऐसा बच्चा है वो सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता है और वो पैसों के अभाव से उस तैयारी को नहीं कर पा रहा है, पतंजलि विद्यापीठ उसकी सेवा में तत्पर तैयार है, वो सेंटर तक आए फ्री ऑफ कॉस्ट। हम ऐसे चला भी रहे हैं, ऐसे बहुत सी बहनें बच्चे ऐसे पढ़ भी रहे हैं, चाहे वो विदेश जाने वाला बच्चा है, चाहे गवर्नमेंट जॉब वाला है। यहाँ भी शहीदों के बच्चे नवल जी हमने जो फ्री ऑफ कॉस्ट किए हुए हैं पतंजलि संस्कारशाला के अंदर भी। और लाइफ टाइम हमारा उद्देश्य भी है ये, कभी भी पैसे को प्रायोरिटी लेकर नहीं चलना है जीवन के अंदर। कोई जो ज़रूरतमंद है वास्तव में, आपको भी और आपके माध्यम से मैं दर्शकों को भी कहना चाहूँगा कि आप एक बार, आपसे आग्रह है कि पतंजलि ग्रुप ऑफ एजुकेशन के पास उसे पहुँचाने का काम करें, बाकी का तो वो परमात्मा जो है वो संभाल लेगा जी। ये नवल जी जो हमारा उद्देश्य है वो भाई साहब ने बता ही दिया, और ऐसी कोई बात रही नहीं कि जो अपने मन की चीज़ थी कि नवल जी ने हमें ना कहने दी हो। कैसी लगी बातचीत? बहुत बढ़िया नवल जी। इसको दोबारा देख पाएंगे आप पूरा जितना लंबा हो गया? हाँ बिल्कुल पूरा देख पाएंगे, क्योंकि जैसे कि हमें अंदेशा ही नहीं था कि बातचीत कहाँ तक जाएगी और किस तरीके से सार्थक जीवन से जुड़े हुए आपने हर एक ऐसे क्वेश्चन, ऐसे लम्हे को पूरी तरह से खुरेद दिया है। नहीं, एक नहीं, मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ इस पूरी बातचीत में, हम अंतिम दौर में हैं, कि आप दोनों का जो आज तक का संघर्ष है इसमें आपके परिवार का बड़ा सपोर्ट रहा है। उन्होंने आपकी जो बुनियाद है वही इस तरह रखी है कि आप इसकी इमारत जो है अब चौथी मंजिल पे आपकी पहुंच गई है। वो सारा परिवार के सहयोग से, हमारी दोनों की भी ज्वाइंट फैमिली है और ये हम दोनों भी इस तरीके से हमारे अपने परिवार की तरह ही रह रहे हैं। ये बंद मुट्ठी जो है नवल जी, आप परिवार के साथ जो ज्वाइंट में जो तरक्की करते हैं ना, वो अकेले में पॉसिबल नहीं हो पाती। तो ये परिवार का इतना जो सहयोग रहा है, मैंने बताया आपको कि मान पड़ रही, लेकिन मैं मानता हूँ कि पीएचडी वाला भी इतना ज्ञान नहीं दे सकता जितना मेरी माँ ने मुझे ज्ञान दिया है। फादर साहब ने जीवन में इतना रियल, जो मेरी लाइफ का मैं हीरो मानता हूँ तो मैं मेरे बाप को मानता हूँ, और माँ जो है मेरी हीरोइन है जीवन की। तो वास्तव में फिर भाई जो, जैसे बलकार ने भी जिक्र किया, जो छोटा भाई है कपिल, मैं मानता हूँ कि शुक्रगुजार हूँ उसका कि मुझे एक हीरा वो बख्शा है। हमारा परिवार हमारे डिसीजंस के ऊपर, मैं और बलकार जो डिसीजन लेते हैं ना, कई बार वो डिसीजन हम परिवार से डिस्कस ही नहीं करते, पूछते ही नहीं। डिसीजन लेने के बाद परिवार को पता चलता है कि इन्होंने ये फैसला ले लिया, डिसीजन ले लिया, और वो सिर चढ़ा देते हैं। इंस्टीट्यूट में भी मेरी मिसेज वहाँ देखती है, कपिल वहाँ इंस्टीट्यूट में देखता है पतंजलि विद्यापीठ में, लेकिन कुछ भी बात होती है तो वो कहेंगे नहीं, सर से पूछेंगे, कुलदीप सर और बलकार सर ही करेंगे जो कुछ करेंगे। तो परिवार ने कभी भी ये नहीं कहा कि ये हमसे क्यों नहीं पूछा। तो 1% भी जीवन में कभी ऐसा नहीं है, हमने कर दिया, बाद में परिवार को बता दिया, और परिवार को हमारे ऊपर भी ये पूरा विश्वास है कि ये जो करेंगे वो परिवार को साथ रखेंगे।
बहुत अच्छी वार्ता रही, बहुत लंबी वार्ता होगी और सच में अभी बातचीत में काफ़ी अध्याय हैं और मुझे लगता है कि एक जैसे कहते हैं ना पार्ट 2 और बनाना पड़ेगा इसके ऊपर, बलकार और कुलदीप की दोस्ती के ऊपर। तो ये जो कहानी है, इस कहानी को फ़िलहाल हम यहीं देते हैं विराम। मैं फिर मिलता हूँ किसी और कहानी के साथ में। ये कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताएं। बलकार जी और कुलदीप जी से मेरी ये जो जानकारी का जो सफ़र है वो फिर एक बार जारी रहेगा। गुड मॉर्निंग। मैं कभी आपके गांव आऊँगा, गांव आके भी उस बात को देखूंगा, आपके गांव आऊँगा, कभी उस पर बातचीत करेंगे। इस दोस्ती में इमोशंस भी है, इसमें बिजनेस भी है, इसमें तरक्की भी है और इसमें निराशा अगर है तो उसको हटाने के लिए अपने माँ बाप का आशीर्वाद भी है, जो इन्होंने माना है कि अगर आप अपने माता पिता को रियल हीरो या हीरोइन मान लें तो आप कहीं निराश नहीं होंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ। मैं फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। कैमरे के सामने मैं हूँ नवल सिंह और मेरे साथ हैं शुभम और शिवरम।